अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ द टॉक्सिक बीस्ट बाय अरीशा खान पार्ट 5। इसके पहले ही डॉन को चिप मिलने वाली बात को सोच सोच कर आग बगोला हुए जा रहा था, जबकि डॉन ने उसे जलाने के लिए कॉल कर दी। हेलो एसके, क्या हाल है, भूल तो नहीं गए हमें। डॉन की बात को एसके खामोशी से सुनता रहा, जबकि डॉन फिर से उसे मुखातिब हुआ। अपने दोस्त को मुबारकबाद नहीं दोगे? हाँ, डॉन ने एक बार फिर उसका दिल जलाना चाहा। किस बात की मुबारकबाद? ओह हाँ, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। दरअसल मुझे टॉप 1 डिवाइस मिल चुकी है, डॉन ने मजे लेते हुए कहा, जिस पर एसके ने गुस्से से सामने पड़ा ग्लास तोड़ा, जिसकी आवाज़ डॉन भी सुन चुका था। तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? चिपका बताने के लिए, डॉन ने एक ठंडी सांस लेकर पुरसुकून अंदाज में कहा, जिस पर एसके कुछ सोचने लगा। तो इस बात से मेरा क्या ताल्लुक है? एसके की बात पर डॉन कह कहा लगाने लगा। ताल्लुक है एसके, बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या मतलब? जो चिप मेरे पास है वो कोई आम नहीं, मगर इन तमाम चिप में सबसे टॉप पर है। और उस बात का मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि मेरे पास 80% ताकत मौजूद है, इसलिए अब जो मैं चाहूँ वो बआसानी हासिल कर सकता हूँ। एसके को अब शक होने लगा था कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉन ही होगा। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। उसे हासिल करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान करूं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें सड़क पर लाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। डॉन उसे खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा था, जिसका मतलब एसके बखूबी समझ चुका था। डॉन, तुम्हारा दिमाग तो खैर ठीक है, ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा मेरी बेटी से क्या रिश्ता है? मेरा नहीं तो इस रिश्ते का ही लिहाज कर लो, एसके ने चिल्लाते हुए कहा, जिस पर डॉन हंसने लगा। रिश्तों का लिहाज तुम मुझे मत सिखाओ एसके, ये सब सीखने की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, समझे तुम? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो और अपना बिजनेस और ज़िंदगी बचा लो, या फिर डूबने के लिए तैयार हो जाओ। डॉन अपनी बात कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। दूसरी तरफ अरीशा को एक बात समझ नहीं आई थी कि शहराम उसकी हक महर आखिर 1 करोड़ कैसे रख सकता था, जबकि वो उसे किस हाल में रख रहा था, ये बात वो भी अच्छी तरह जानती थी। अभी वो इन सोचों में गुम थी, शहराम कमरे में आया। मुबारक हो माय डियर वाइफ। शहराम उसके बिल्कुल करीब बैठकर शैतानी मुस्कुराहट उछालने लगा, जिस पर अरीशा ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। उफ, ये बीवियों के नखरे। शहराम ने अरीशा का दुपट्टा सर से हटाया और उसके चेहरे पर आते बालों को हटाने लगा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखो, आज तुम मेरे निकाह में आ चुकी हो, ऑफिशियली वाइफ बन चुकी हो तुम मेरी। शहराम का हाथ अब अरीशा की गर्दन पर था, जिससे अरीशा को चुभन महसूस हो रही थी। वैसे जब तुम मेरी वाइफ नहीं थी, तब भी मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता था, राइट मेरी जान? शहराम ने आगे बढ़कर उसके कान में सरगोशी की, जिस पर अरीशा दूर होने लगी। शहराम ने कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। बात सुनो तुम मेरी, मुझसे दूर होने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने अब मजीद ही ड्रामेबाजियां जारी रखी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम पर जुल्म करने के लिए। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि शहराम मलिक से तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं, तुम्हारा बाप भी नहीं। अरीशा का यूं दूर होना शहराम पर सख्त नागवार गुजरा था। अब जबकि वो उस पर हर तरह का हक रखता था, वो पागल लड़की अब भी उसे खुद से दूर करने पर तुली हुई थी। शहराम की बात पर अरीशा उसे गुस्से से देखने लगी। अभी वो कुछ कहती, शहराम निकाह के बाद पहली बार उसे अपने लम्ब से दो चार कर गया था, जबकि अरीशा अब भी मज़ाहमत करने में मसरूफ थी। मगर शहराम का ऐसा भी क्या जुनून था जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरीशा की अब सांस बंद होने को थी, जिसे महसूस करते हुए उसने अरीशा के लबों को आहिस्तगी से आज़ाद किया, जिस पर वो जोर जोर से सांस लेने लगी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। शहराम ने उसका दुपट्टा कंधे पर रखा। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। शहराम की बात पर वो उसे सवालिए नज़रों से देखने लगी। अपने घर माय वाइफ? उसके सवाल करने से पहले ही शहराम ने जवाब दिया और ख़ुद कमरे से बाहर चला गया। अब ये मुझे और किस कैद खाने में लेकर जाने वाला है, न जाने अब ये मुझ पर और कौन कौन से जुल्म करेगा। रात का वक्त था जब शहराम की गाड़ी एक बहुत आलीशान हवेली के सामने रुकी। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ा बंगले नुमा घर था, मगर बाहर से ये किसी तारीखी इमारत की तरह तामीर किया गया था। पूरी इमारत रोशनी में डूबी हुई थी, जो शाम के इस मंजर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी।
शहराम की गाड़ी को देखते ही वॉचमैन ने गेट खोला तो शहराम की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। रास्ता बहुत तवील था, जिस वजह से अरीशा की आंख लग गई थी, मगर जिस तरह वो पूरी दुनिया से लापरवाह, बिल्कुल अनजान, अपनी नींद पूरी करने में मसरूफ थी, उसका ये रूप शहराम को मजीद बेचैन कर रहा था। न जाने वो किस तरह पूरे रास्ते खुद पर काबू किए ड्राइव कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। घर के गेट के सामने जब गाड़ी रुकी तब भी अरीशा नींद की वादियों से बाहर ना आई। शहराम पहले उसके थोड़ा करीब आया और उसके चेहरे पर आते बालों को अपनी उंगलियों से बड़ी नज़ाकत से हटाने लगा कि शायद उसकी आंख खुल जाए। अरीशा, शहराम ने आज पहली बार किसी को इतने प्यार से मुखातिब किया था, मगर वो तो टेढ़ी नवाबजादी जिससे अपनी नींद में जरा सा भी खलल बर्दाश्त न था। चेहरे पर बेदारी वाले तासुरात लिए वो नींद के नशे में चूर थी, जिस पर अब शहराम को गुस्सा आने लगा था। वो एक बात को एक ही बार कहने का आदी था, दूसरी बार कहना उसकी डिक्शनरी में शायद ठीक से शामिल नहीं हुआ था। शहराम के तासुरात अब सख्त थे। उसको इस पर सुकून अंदाज में सोई हुई लड़की पर अब शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने तेज तेज गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिससे वो एकदम डर कर उठी और खुफगी से शहराम को देखने लगी, मगर वो उसे फुल नज़रअंदाज करता सामने देखने में मसरूफ था। जब तो वो उसे देखती रही, मगर जब गाड़ी से बाहर नजर दौड़ाई तो दंग रह गई। आखिर ये इतना खूबसूरत महलनुमा घर क्या वाकई शहराम का था? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिर वो इतना अमीर इंसान था, उसके पास हर तरह की पावर थी और कोई आम शख्स नहीं, बल्कि किसी बड़ी सी सल्तनत का बादशाह मालूम होता था, जिसके हाथ में हर एक की डोर हो, जो हर एक को अपने इशारों पर चलाने की ताकत रखता था। शहराम ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखा, जो वो कब से गाड़ी के बाहर घुमाई जा रही थी। शहराम ने अपने ही सख्त तासुरात के साथ गाड़ी से बाहर निकला और एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, जिससे अरीशा चौंक गई। शहराम ने अरीशा की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाला, जबकि वो अब तक उसे देखे जा रही थी। वो ब्लैक पैंट कोट में बहुत हसीन लग रहा था। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसने चारों एतराफ में नजर दौड़ाई तो वो एक खूबसूरत हवेली नुमा घर में मौजूद थी। शहराम उसे अपने साथ घर के अंदर ले गया। घर इतना बड़ा था कि हर तरफ वीरानी छाई हुई थी। ये शहराम का अपना जाती घर था, जो अब तक सिर्फ रोहेल ने ही देखा था। शहराम सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ उसे एक कमरे की तरफ ले जाने लगा। ये कमरा शायद उसने अरीशा के लिए ही डेकोरेट करवाया था। उसे पता था इस नवाबजादी को सुकून में रहने की आदत है, इसलिए पूरा कमरा उसने अरीशा के मिजाज के मुताबिक तैयार करवाया था। शायद अरीशा की सोच से भी कई ज़्यादा महंगी चीज़ें मौजूद थी। इस कमरे में अरीशा उस कमरे को देखकर हैरान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा खास उसके लिए ही उससे पूछ कर ही सेट करवाया गया हो। जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग पर आओ, शहराम उसे कहकर जाने लगा, मगर वो अब भी उसे नासमझी वाले अंदाज में घूरे जा रही थी। यू हैव ओनली हाफ आवर, डू फास्ट। अब की बार शहराम की आवाज़ इस पूरे कमरे में गूंज उठी थी। उसका लहजा ही उतना सख्त था। ऊपर से ये लड़की जब से मिली थी, खुद ही अपनी हरकतों से इस खड़ूस इंसान को बार बार गुस्सा दिला रही थी। उसके जाते ही अरीशा ने पूरे कमरे का जायजा लिया। कमरा बहुत बड़ा था, अरीशा के अपने कमरे से भी ज़्यादा बड़ा। इस कमरे में बेड, सोफ़ा सेट, एलईडी डिवाइडर डिवाइडर, ड्रेसिंग, फुल साइज मिरर, रिंग लाइट और भी बहुत कुछ मौजूद था, और एक बहुत बड़ी और कुशादा खिड़की बनी हुई थी, जिससे घर के बैक साइड का मंजर साफ दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत खूबसूरत और दिलकश था। जबकि इस कमरे के अंदर भी एक कमरा था, जो सिर्फ वार्डरोब के लिए ही बनाया गया था। अरीशा वहां जाकर जायजा लेने लगी। यहाँ बहुत सी अलमारियां बनी हुई थी, जिसमें अरीशा के मिजाज के मुताबिक के ही ड्रेस मौजूद थे, और दूसरी अलमारियों में उसके लिए काफ़ी महंगे और कीमती हैंडबैग्स मौजूद थे। उसके अलावा दूसरे कबर्ड्स उसके लिए ज्वेलरी और मुख्तलिफ़ किस्म की हील्स और शूज़ मौजूद थे, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। क्या शहराम उसकी इतनी कदर करता था? वाकई कि यहाँ की सारी सेटिंग, सारा सामान, सब कुछ उसने अरीशा के लिए और उसके मुताबिक ही रखा हुआ था। मगर ये भी सच है कि मोहब्बत को कभी भी दुनियावी चीज़ों की नज़र से देखना गलत बात है। मोहब्बत तो दिल से की जाती है, और शहराम तो उससे जब भी मोहब्बत करता था, जब शहराम उसे कुछ भी देने की हैसियत नहीं रखता था।
अभी वो इन्हीं चीज़ों में खोई हुई थी जब अचानक उसे याद आया कि वो जालिम इंसान उसे सिर्फ आधे घंटे का वक्त देकर गया है। अगर 1 मिनट भी आगे पीछे हुआ तो वो खुद चलकर यहाँ आ जाएगा और फिर उसके साथ जो करेगा वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अरीशा ने वार्डरोब में से एक ड्रेस सिलेक्ट किया और बात चली गई। तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब माही अपने बाबा के साथ बैठकर तुर्की टूर की बातें कर रही थी। और बातें करते करते कब उसे बाबा की गोद में ही नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। तो रिजवान ने उसका सर तकिए पर रख दिया और माथे पर बोसा देकर वहां से दरवाज़ा बंद करके चले गए। अभी वो कच्ची नींद में ही थी जब रोहेल बालकनी से अंदर आया और माही को सोता पाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा ताकि इस दौरान कोई अंदर ना आ जाए। रोहेल माही के पास आकर बैठा और उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। उफ, नींद की कितनी कच्ची हो आप मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। रोहेल उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था जबकि वो अब भी पुरसुकून नींद सो रही थी। मगर वो आज पूरा पूरा इरादा रखता था अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को नींद से बेदार करने का। माही मेरी जान, रोहेल ने माही के गाल पर बोसा दिया। तब माही घबरा कर उठी। जब सामने देखा तो रोहेल उस पर झुका हुआ था। माही डर कर उठ बैठी। ये सच था कि रोहेल अक्सर उससे मिलने आता रहता था, मगर कभी भी रोहेल ने उसे बिना इजाजत नहीं छुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था अपनी नाजुक सी जान के दिल में अपना डर पैदा करे। रो माही अभी चीखती। रोहेल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आहिस्ता, इंस्पेक्टर साहब अभी जाग रहे होंगे। रोहेल की बात पर माही मुस्कुराने लगी तो रोहेल भी मुस्कुराया। कैसी हो मेरी जान? सॉरी, यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। रोहेल ने उसका गाल सहलाया जिस पर माही ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। वैसे आपको अपने शौहर की जरा सी भी फिक्र नहीं है? रोहेल की बात पर माही उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। जब शौहर ने कहा था कि वो रात में अपनी बीवी से मिलने आएगा तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर का इंतजार करे। मगर आप तो रोहेल की बात सुनकर माही शर्मिंदा सी हुई और नज़रें झुका गई जैसे वाकई उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। वो रोहेल मैंने आपका इंतज़ार किया था, मगर पता नहीं कब मुझे नींद। माही ने शर्मसार इंतजार में वह मुश्किल आधे अल्फाज अदा किए जिस पर रोहेल का दिल किया उसे गले लगा ले। मगर माही का शर्मिंदा होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोहेल आगे बढ़कर अपने हाथों से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। माही, नजरें उठाओ। आप रोहेल जहां ज़ेब की वाइफ हो। आपको इस तरह से नजरें झुकाना ज़ेब नहीं देता। आइंदा कभी भी ये नजरें इस अंदाज में झुकनी नहीं चाहिए, समझिए आप। रोहेल की बात पर माही ने नजरें उठाकर मासूमियत से सामने बैठे शख्स को देखा जो न जाने कितनी हसरतें आंखों में लिए उसे देख रहा था। उसके लहजे से न जाने कितनी मोहब्बत झलक रही थी। वो शख्स उससे कितनी मोहब्बत करता था कि 2 हफ्तों में ही उसने माही को अपना नाम दे दिया था। मगर कुछ था जो अब भी अधूरा था, जिसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, और वो था उनके दरमियान कायम रिश्ता जो अब तक आधा अधूरा था। मगर जब वो शख्स अपनी जान से प्यारी बीवी की नींद में खलल की वजह बन सकता था तो क्या वो दोनों के दरमियान इस फासले को ख़त्म करने की ख्वाहिश नहीं रखता था? आज वो पूरा पूरा इरादा करके आया था, चाहे माही कोई भी बहाना करे, मगर रोहेल उसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। माही, मेरे साथ चलोगी? रोहेल की बात पर माही उसे सवालिया नजर से देखने लगी। कहाँ? जहाँ बस हम दोनों हो, हमारे बीच कोई तीसरा ना हो। रोहेल ने माही का हाथ थामा जिससे माही का दिल धड़कने लगा। मैं कुछ समझी नहीं रोहेल। सब समझ आ जाएगा, बस एक बार हाँ कर दो। मगर रोहेल, मुझे पता तो चले, इतनी रात में आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं? मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? व्हाट यू मीन माही? ये किस तरह की बात की है आपने? मैं शौहर हूँ आपका, पूरा पूरा हक रखता हूँ आप पर। रोहेल को माही की ये बात बहुत अजीब लगी थी। क्या वो रोहेल के साथ खुद को महफूज नहीं समझती थी जो उसने ऐसी बात की थी? सॉरी रोहेल, मेरा वो मतलब हरगिज़ न था। दरअसल वो बाबा। माही, आपका जो भी मतलब हो, आप मेरे साथ चल रही हो, बस बात ख़त्म। बाकी अपने बाबा की फिक्र ना करो। जिस तरह मैं आपको लेकर जाऊंगा उसी तरह छोड़कर भी जाऊंगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। रोहेल की बात पर माही बिल्कुल खामोश हो गई थी। जब रोहेल खुद कह रहा था तो उसे आखिर डरने की क्या जरूरत थी? रोहेल ने कभी भी माही को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसने हमेशा माही का खुद से बढ़कर ख्याल किया था, यहाँ तक कि उसके लिए गोली तक खाली थी। चले जी।
माही ने मुख्तसर सा जवाब दिया, जिस पर रोहिल मुस्कुराने लगा और कुछ सोचकर वो दरवाजे के पास आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर का जायजा लेने लगा, मगर बाहर कोई भी नहीं था। फिर अपना मोबाइल निकालकर उसने किसी को कॉल की। कुछ ही देर में पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। रोहिल माही का हाथ पकड़ के सीढ़ियां उतरते हुए मेन गेट से बाहर चला गया, जबकि वॉचमैन जो कि स्विच चेक करने के लिए घर के बैक साइड पर गया हुआ था, उसे कुछ पता ही नहीं चला और रोहिल माही को गेट के जरिए बाहर ले गया और दूसरी साइड पर खड़ी कार में जा बैठा और फिर से कॉल करने लगा। रोहेल, ये आप किसको कॉल कर रहे थे? दौरान सफ़र माही ने रोहेल से पूछा, जिस पर रोहेल ने उनके घर के मुलाजिम का बताया, जिस पर माही हैरान हुई। मगर आप उन्हें कैसे जानते हैं? वो तो हमारे बहुत पुराने मुलाजिम है ना। जी हाँ, बहुत पुराने हैं। वैसे तो मैं बालकनी से ही आया करता था, मगर अब जब आप मेरे साथ हो तो मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ी। रोहेल ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मगर माही अब भी उसे सवालिया नज़र से देखने लगी कि आखिर वो उन्हें कैसे जानता था और कब से जानता था। इतना मत सोचो मेरी जान, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। रोहेल की बात पर माही खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद ही वो लोग एक फ्लैट के सामने पहुंचे, जहां एतराफ में बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। दरअसल रोहेल खुद ही ऐसी जगह पर रहता था जहां वो किसी की नजरों में ना आए, इसलिए फ्लैट भी उसने यही लिया था, वो भी सिर्फ माही की वजह से, ताकि अपनी रिहाइश की जगह उसे छुपानी ना पड़े, ताकि आगे चलकर माही को शक ना हो। रोहेल, ये कौन सी जगह है? मेरी जान, ये सब छोड़ो, आप चलो अब फ्लैट के अंदर चलते हैं। गाड़ी पार्क करके रोहेल माही को अपने साथ अपने फ्लैट के अंदर ले गया, जो थो, जो थोड़ा छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत था। वाह! माही के मुंह से बेसाख्ता निकला। इस पर रोहेल मुस्कुराने लगा। सामने एक टेबल सजी हुई थी, जहां वैसे तो ये ड्राइंग रूम था, मगर रोहेल ने उसे किसी रेस्टोरेंट की तरह डेकोरेट किया था, क्योंकि वो पाकिस्तान में माही को खुलेआम यूं कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने घर में ही रेस्टोरेंट वाला माहौल बना लिया था। रोहेल, ये सब आपने? माही तो हैरान ही रह गई थी। उसे उसी ये घर तो कहीं से भी ये घर तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। हर तरफ फूल बिखरे हुए थे, जो इस खूबसूरत जगह को और भी खूबसूरत बना रहे थे। माही को ये सब बहुत रोमांटिक सा लग रहा था। जी हाँ मेरी जान, मगर क्यों, कोई खास बात है क्या? माही के सवाल पर रोहिल ने उसका हाथ थामा और उसे डाइनिंग की तरफ लेकर जाने लगा और उसे कुर्सी पर बैठाकर खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जी हाँ, ये रात बहुत ख़ास है, बहुत से भी ज़्यादा ख़ास। वैसे तो ये रात मैं हमेशा अकेले ही सेलिब्रेट करता था और इस रात को स्पेशली आपसे मिलने भी आया करता था। मगर अब जब आप मेरे साथ हो, मेरी वाइफ हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो, तो क्यों ना इस रात को हम साथ सेलिब्रेट करें? रोहिल मुस्कुराते हुए बहुत हीरो लगता था। कोई भी लड़की बआसानी उसकी इस मुस्कुराहट पर दिल हार बैठ सकती थी। मगर रोहेल, अब तो बता दे, ऐसा क्या खास है आज की रात? रोहेल ने कुछ सोचा और फिर सामने पड़े सोफे जहाँ कुछ सामान रखा था, मगर उस पर लाल कलर की चादर डली हुई थी। उस चादर को हटाया, माही भी उठकर उस सोफे के पास आई। ये बहुत सारे गिफ्ट्स थे। रोहेल, ये तो कोई गिफ्ट मालूम होते हैं, ये किसके हैं? भाई उन गिफ्ट्स को हसरत से देखने लगी। ये सब आपके हैं। इनमें से कुछ आपकी बर्थडे के हैं और बाकी आज की खूबसूरत रात के, जो मैंने हमेशा आपके लिए लेकर रखे थे। माही की सोच से भी ज्यादा गिफ्ट देखकर माही हैरान हुई थी, मगर जब रोहेल ने बताया कि ये गिफ्ट उसके लिए ही है, तो माही की खुशी की कोई इंतहा ही ना रही थी। बेसाख्ता माही की आंखों से आंसू जारी हुए, जिसे आगे बढ़कर रोहेल ने अपने लबों से जज्ब कर लिया। नहीं मेरी जान, रोना बिल्कुल भी नहीं है, ये तो खुशी का मौका है। रोहेल, आप इतने सालों से मुझसे एक तरफा मोहब्बत करते आए हैं और मुझे इस बात की खबर भी ना हुई। आखिर कैसे? माही को सामने खड़े शख्स पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। वो कितनी खुशकिस्मत थी कि उसे इतना चाहने वाला, प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिला था। रोहिल ने माही को वापस कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जिस पर वो फौरी अमल करती हुई जा बैठी। माही, आपको पता है आज की रात इतनी खास क्यों है? क्योंकि कई सालों पहले मैंने आज की रात ही आपको पहली बार देखा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया है। बस दिन रात मुझे आपका चेहरा दिखाई देने लगा था। वही मासूम सी मुस्कुराहट, वही शर्माना, वही अदाएं, वही मीठी आवाज़। माही, मैं पागल हो गया था वो की मोहब्बत में।
रोहेल उसे अपना हाल दिल बताने लगा, जिसे सुनकर माही की धड़कनें तेज हो रही थी। रोहेल, जब आप मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और क्या हम पहले कभी एक दूसरे को जानते थे? जी हाँ, हम एक दूसरे को जानते थे, मगर उस वक्त ना हमारी उम्र ऐसी थी कि आपसे ऐसा कुछ बयान करूं, ना ही हालात ने इजाज़त दी थी। मगर अब जब हम एक हो चुके हैं तो अब ये सब आपका जानना ज़रूरी था। माही ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। माही, अब जब हम एक पाक रिश्ते में बन चुके हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच ये फासला अब ख़त्म हो जाए। अब कोई भी दूरी ना रहे। रोहेल की गिरफ्त माही के हाथ पर मजबूत हुई। माही के अंदर एक और बीट मिस हुई। रोहेल उसकी तेज रफ्तार धड़कनों को महसूस कर सकता था और कर भी रहा था, जबकि धड़कनें तो आज उसकी भी उरूज पर थी। माही को शर्माता देखकर जल्दी से उठकर किचन की तरफ गया और कुछ डिशेस जो उसने माही की फेवरेट बनाई थी वो लाया। माही, ये सब टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। रोहिल ने माही के सामने अलग अलग अक़साम की रेसिपी रखी, जिसे वो हैरानगी से देखने लगी कि रोहिल को खाना बनाना भी आता है। ये सब आपने बनाई है? मगर ये सब तो मेरी फेवरेट है। जी हाँ, जभी तो मैंने बनाई है, रोहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी जब हम साथ रहने लगे तो खाना रोज आप बनाया करेंगे, राइट? माही की बात पर रोहिल हंसने लगा। जी जी, जो आपका हुक्म मेरी जान। माही भी ब्रश कर गई थी और अब वो रोहेल के हाथ की बनी हुई डिशेस ट्राई कर रही थी। अपने गीले बालों को खुश करने के लिए वो ड्रायर मशीन ढूंढ रही थी, मगर उसे नहीं मिली तो वो यूं ही टॉवल से खुश करके शीशे के सामने आ बैठी। ड्रेसिंग टेबल पर बहुत से नए परफ्यूम रखे हुए थे, जिनमें से उसने एक उठाया और लगाने लगी। उस परफ्यूम की खुशबू वाकई बहुत दिलचस्प थी। अरीशा ने ब्लैक कलर की स्टर्जिल जीन्स और उसके साथ ब्लैक ही शर्ट पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। मगर अब उसे याद आया कि वक्त कितना तेजी से गुजर गया है। वो जल्दी से उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे बने हॉल का जायजा ले रही थी। तभी एक मुलाजिम आया। बेगम साहिबा, वो शहरी साहब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुलाजिम की बात पर अरीशा उसके साथ चलती हुई एक बड़े से कमरे में आई, जहाँ तकरीबन इतना बड़ा डाइनिंग टेबल मौजूद था कि 20 बंदे भी आराम से साथ बैठकर खाना खा सके। अब तक उसने सिर्फ इस ड्राइंग रूम और अपने रूम को ही देखा था, जिसे ये किसी रईसजादे की हवेली मालूम हो रही थी। सबसे बड़ी चीज पर शहराम नजर झुकाए बैठा हुआ था। सबसे बड़ी चेयर पर शहराम नजर झुकाए बैठा हुआ उसी का इंतजार कर रहा था। चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो थोड़ा गुस्से में है। अरीशा धीमे कदमों के साथ चलती हुई उसकी कुर्सी के बराबर आई और 2 कुर्सियां छोड़कर बैठने लगी, मगर शहराम की आवाज पर ही एकदम से चौंकी। इधर बैठो। टेबल की एक साइड शहराम बैठा था, जहां घर का सरबराह बैठा करता है। अरीशा जल्दी से उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। शहराम पहले उसका मुकम्मल जायजा लेने लगा। वो बिल्कुल सिंपल सी लग रही थी, मगर इस सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। शहराम के इशारे पर सामने खड़ा एक मुलाजिम किचन की तरफ गया और 2-3 मुलाजिमों के साथ डाइनिंग टेबल पर मुख्तलिफ अक़साम के खाने की डिशेस रखने लगा, और फिर इशारा मिलते ही वो सब मुलाजिम वहाँ से चले गए। जबकि शहराम की नज़रें अब भी अरीशा पर मरकूज थी, और अरीशा जो अपने ऊपर शहराम की नज़रों की तपिश महसूस करती हुई थोड़ा घबरा रही थी। मेरे दिए गए वक्त से 10 मिनट लेट क्यों आई? शहराम ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए कहा, जिस पर अरीशा पहले तो उसे देखने लगी, फिर नज़रें झुकाकर जवाब देने लगी। वो हेयर हेयर ड्रायर नहीं था, इसलिए देर हो गई। हेयर ड्राई नहीं हुए थे, इसलिए देर हो गई, अरीशा ने धीमी सी आवाज में कहा, जिस पर शहराम उसके बिखरे हुए गीले बालों को देखने लगा। आइंदा ख्याल रखना, मेरे दिए गए वक्त से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अरीशा को उसका यूं बात बात पर धमकी देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका दिल कर रहा था सामने बैठे इस खड़ूस इंसान का मुंह नोच ले। शहराम अपनी बात मुकम्मल करके सामने रखे चमचे को उठाने लगा, मगर तभी अरीशा गुस्से से बोली, क्या मतलब अच्छा नहीं होगा? अगर बंदा चेंज कर रहा हो और तुम्हारा दिया हुआ वक्त निकल रहा हो तो क्या वो तो उसे चाहिए जिस हालत में है ऐसे ही आ जाए। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती जब ही शहराम ने उससे भी ऊंचा लहजा इख्तियार किया। उसे अरीशा की ये तल्ख कलामी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जबकि दूसरी तरफ अरीशा शहराम की बात सुनकर अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। शहराम ने खान शुरू किया जबकि खाना शुरू किया, जबकि अरीशा छोटी आंखें
आंखें छोटी करती हुई उसे ही घूर रही थी। बिना देखे भी शहराम समझ चुका था। अरीशा ने अब पहली बाइट की, जिस पर उसे बिरयानी बहुत तेज लगी। वो एक ही मिनट में 2 गिलास पानी पी गई। शहराम उससे सवालिया नजर से देखने लगा। वो मिर्ची तेज है, अरीशा ने आईब्रो का जावी बनाते हुए कहा, जिस पर शहराम पुरसुकून अंदाज में खाना खाने लगा, जिससे कोई बात ही ना हुई हो। कहाँ जा रही हो? अरीशा को अपनी बात नजरअंदाज देखकर गुस्सा आने लगा और वो वहां से उठकर जाने लगी, मगर शहराम की आवाज पर उसके कदम वहीं रुक गए। कमरे में? क्यों? खाना पूरा कौन खाएगा? इसमें मिर्ची बहुत तेज है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरीशा ने मुंह बनाया, जिस पर शहराम के तासुरात और भी ज्यादा सख्त हो गए। तुम्हें ये खाना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हें तो स्पाइसी चीजें बहुत पसंद है। हाँ, मगर इतना ज्यादा स्पाइसी कौन पागल खाता है? अरीशा अपनी ही धुन में क्या बोल गई थी, जिस पर शहराम उसे घूर कर देखने लगा। मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती, और यहाँ मौजूद सारी डिशेस स्पाइसी ही लग रही है। अरीशा ने बात घुमाते हुए कहा। शहराम ने अपनी प्लेट में चम्मच रखा और अब वो मुकम्मल तौर पर उससे मुखातिब था। राइट, यहाँ रखी तमाम डिशेस स्पाइसी है, मगर इन सब के सामने बिरयानी में मिर्ची बहुत कम है। और जो खाना तुम अपनी प्लेट में निकाल चुकी हो वो तो तुम्हें हर हाल में खाना पड़ेगा। अरीशा उसकी बात पर गुस्से से उसे घूरने लगी, मगर नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। अभी आगे वो और कुछ कहती, शहराम ने सख्त लहजे में कहा और अपने खाने में मसरूफ हो गया, जबकि अरीशा पैर पटकती हुई चेयर पर आ बैठी और मुंह में बकबक करने लगी। खड़ूस कहीं का, इतनी मिर्ची खाता है जभी तो इतना खड़ूस है। उसकी बात शहराम बआसानी सुन चुका था, मगर अरीशा बेचारी अब मुंह बनाते हुए अपनी प्लेट में निकली बिरयानी बड़ी मुश्किल से खा रही थी और सामने रखा पानी का जग वो पूरा खाली कर चुकी थी। दूसरी तरफ खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। वैसे तो मैं डिनर कर चुकी थी, मगर इतना मज़ेदार खाना देखकर दोबारा से भूख लगने लग गई। माही और रोहेल खाने से फारिग हो चुके थे और अब वो लोग बेडरूम में मौजूद थे। रोहेल ने दराज में से नेकलेस निकाला और जो बहुत ख़ास किस्म के मोतियों से तैयार किया गया था। माही ने गाल पर बोसे से माही के गाल पर बोसे से बुसा लेकर उसने ये नेकलेस माही की नाजुक सी गर्दन में पहनाया। रोहेल, इसकी क्या जरूरत थी? आपने ऑलरेडी इतने सारे गिफ्ट जमा कर रखे हैं और अब ये भी। माही की बात पर रोहेल ने अपने दोनों हाथों से माही को थामा और करीब किया। मेरी जान, वो तब के गिफ्ट है जब मैं आपका महरम न था, मगर निकाह के बाद मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, तो बस ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। उम्मीद है मेरी जान को ये पसंद आया होगा। रोहेल, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। मगर आपसे ज्यादा नहीं। रोहेल इसको करीब तर करीब कर गया था। अब वो इसके सीने से लगी हुई थी जैसे कोई मासूम सी गुड़िया हो। रोहेल की मजबूत बाहों में कैद हो चुकी थी। माही जी, आई लव यू सो मच माई स्लीपिंग ब्यूटी, माई वाइफ। आई लव यू टू माई डियर हस्बैंड। माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था जब रोहिल ने आहिस्तगी से उसके नाजुक पंखड़ी जैसे होठों को अपने होठों से कैद किया। माही को पहले बहुत डर लग रहा था, मगर डर किस बात का? आखिर वो कानूनी तौर पर मियाँ बीवी थे। रोहिल माही पर पूरा पूरा हक रखता था। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ माही का डर कम होता गया, जबकि धड़कनें अब दोनों की ही उरूज पर थी। रोहिल की इस मजबूत कैद में माही बिल्कुल बिखर कर रह गई थी, मगर जो बिखरने की वजह बना था उसने ही उस नाजुक सी लड़की को समेटा भी था। रफ्ता रफ्ता रोहिल की शिद्दतों में इजाफा होता चला गया और माही उसकी चाहतों से दो चार होती गई। कितनी मोहब्बत थी उनमें, कितना प्यार था। उनका जोड़ा कितना खूबसूरत रिश्ता उनका जोड़ा कितना खूबसूरत रिश्ता था उनका, मगर ये रिश्ता मुकम्मल हो चुका था। रोहेल ने आज अपने और माही के बीच जो फासला सालों से कायम था उसे खत्म कर दिया था। खाना खाते ही वो टेबल से उठकर भागी, क्योंकि इसका अब यहाँ बैठना मुहाल हो चुका था। न जाने कितने गिलास वो पानी के पी चुकी थी और शहराम अंदर ही अंदर उसकी हरकत नोट करके मजे ले रहा था। और जब वो वहां से भागी तो उसकी स्पीड चेक करके मुस्कुराने लगा। अगर अरीशा उसकी ये मुस्कुराहट देख लेती तो कुछ भल के लिए ही सही मगर उस पर फिदा हो जाती। मगर ये भी सच था, वो खड़ूस कभी भी अपनी ब्यूटी क्वीन के सामने इस अंदाज में नहीं मुस्कुराया था। उफ, क्या करूँ यार, इतनी तेज मिर्ची कौन खाता है? मुंह ही जला कर रख दिया, दिमाग खराब खड़ूस कहीं का। एक तो डैड पता नहीं कहाँ है, मुझे ढूंढ भी रहे होंगे या नहीं। और हारून के बच्चे को देखो, वैसे तो बड़ा आरू आरू करता था और अब कैसे खामोशी से बैठ गया। और माही को तो रोहेल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, सारे के सारे भूल गए हैं मुझे।
अरीशा को अब बहुत पछतावा हो रहा था तुर्की जाके, मगर ये भी सच था, जो शख्स उसके पीछे तुर्की जा सकता है उसे तुर्की से किडनैप करके यहाँ ला सकता है, फिर उसके लिए तो पाकिस्तान में भी किडनैप करना बहुत आसान था। अल्लाह करे इसके घर में मौजूद सारे मसाले खत्म हो जाए, आमीन। नहीं, बल्कि उसके कुक यहाँ से छुट्टी लेकर चले जाए। उफ, ये भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये खड़ूस इंसान अंगारे भी खा सकता है। आग का जो बना है। अभी वो खुद से ही बड़बड़ाती जा रही थी कि जब ही दरवाज़ा खुला और शहराम सामने आ खड़ा हुआ। यानी वो बाहर से ही उसकी सारी बातें सुन चुका था। शहराम को देखकर तो उसकी सिटी गुम हो गई थी और अब वो अपने कहे गए अल्फाजों पर पछता रही थी। शहराम जो अपने बारे में इतनी इज्जत अफजाई सुनकर उसे गुस्से से घूर रहा था, उसके करीब आने लगा। अब शामत आई। अरीशा भी बस अरीशा ही थी, मगर जैसे जैसे शहराम उसकी तरफ कदम बढ़ाता गया, उसे मालूम हो रहा था कि अब वो बहुत कुछ बुरा करने वाला है। अब वो दूर हटने ही लगी थी जब शहराम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे एक झटके से अपने करीब किया, जिससे वो सीधा उसके मजबूत सीने से टकराई। आउच! अपने माथे पर हाथ लगाकर उसे गुस्से से घूरने लगी। ये क्या हरकत है? इस हरकत ही में तो बरकत है। शहराम ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली, जिससे अरीशा उसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगी, जिससे अभी खा जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त शहराम के सहारे पर खड़ी थी। उसके घूरने पर शहराम ने अपना हाथ उसकी कमर से हटाया, जिससे वो पीछे गिरने लगी, मगर तभी शहराम ने उसके हाथ को मजबूती से थामा, वरना वो नीचे ही गिर जाती। यह हरकत करके शायद वो उसको ये याद दिलाना चाह रहा था कि उसका गुस्सा शहराम के सामने तिनके के बराबर भी नहीं। हरीशा ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। सामने वाला रूम मेरा है, 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे रूम में मौजूद होनी चाहिए हो तुम, समझी? जब अरीशा यहाँ आई थी तो अपना अलग कमरा देखकर उसे ये तसल्ली हो गई थी कि शहराम उसे अपने साथ नहीं रखेगा। वो दोनों अलग रहेंगे, मगर शहराम ने उसकी ये खुशफहमी भी पल भर में दूर कर दी थी। मगर क्यों? बस कमरे अलग हैं, हम नहीं। मगर मुझे नींद आ रही है। भाड़ में जाए तुम्हारी नींद। 2 मिनट्स में पहुंचो। शहराम और अरीशा की गुफ्तगू से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कोई बहस का मुकाबला कर रहे हों। हो, इतनी ही जल्दी बुलाना है तो साथ ही ले जाओ ना। ओह, ग्रेट आइडिया, व्हाई नॉट बेबी। अरीशा के मुंह से बेसाख्ता ना निकला, जिस पर शहराम पलटकर एक तरफा मुस्कुराने लगा। अब एक और बार अरीशा भूलकर पछता रही थी, क्योंकि शहराम उसके करीब बढ़ रहा था। जैसे ही वो करीब आकर उसे उठाने लगा, वो बोल पड़ी, प्लीज प्लीज, हाथ मत लगाना प्लीज। ओह हेलो मैडम, इन्हीं हाथों से तुम्हें तुर्की से उठाकर पाकिस्तान लाया हूँ मैं, और अब तो ऑफिशियली शौहर हूँ तुम्हारा। हर तरह का हक रखता हूँ तुम पर। अब मना करने का क्या फायदा? शहराम उसके उछलकर दूर होने पर तब गया। एक तो वो उसकी बात पूरी कर रहा था, ऊपर से मैडम की ड्रामेबाजियां ही खत्म ना हो रही थी। अब तो उसकी जबान को ऐसा ब्रेक लगा था कि अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शहराम को ही देखे जा रही थी। ओह, ओनली 2 मिनट्स। वो उसे उंगली के इशारे से वॉर्न करता हुआ वहां से चला गया, जबकि अरीशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को आखिर क्यों उसे अपने कमरे में बुलाना चाह रहा है। मगर अब जब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। अरीशा वक्त जाए किए बिना जल्दी से कमरे से जाने लगी, मगर तभी याद आया कि कोई छोटी सी नोकीली चीज साथ रखे, जिससे वो अपनी हिफाजत कर सके उस जालिम खड़ूस इंसान से। अरीशा ने ड्रेसिंग की दराज दराज खोलकर चेक की तो वहां मेकअप के साथ कुछ हेयर पिन्स रखी हुई थी, जो हेयर स्टाइल्स वगैरह में काम आती है। अरीशा ने जल्दी से उनमें से एक पिन निकाली और अपने हाथ में दबाती हुई सामने वाले कमरे में चली गई। वो पागल इस बात से भी अनजान थी कि अगर उसने इस पिन का इस्तेमाल शहराम पर किया तो क्या वो इसे इतनी आसानी से माफ़ कर देगा? कभी भी नहीं, क्योंकि माफ़ी उसकी डिक्शनरी में शामिल ही नहीं थी। शहराम कुर्सी पर बैठा सिगरेट नोशी कर रहा था जब अरीशा उसके कमरे में आई। वो एक अजीब सी स्मेल की वजह से उसे खांसी होने लगी, क्योंकि कमरा बंद होने की वजह से सिगरेट का सारा धुआं कमरे में ही आ ठहरा था। शहर अरीशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई, और वो नवाबों की तरह एक कुर्सी पर खुद बैठा हुआ था, जबकि पैर सामने वाली कुर्सी पर सीधे किए हुए थे, और आंखें बंद थी। यूं आंखें बंद किए वो बड़े सुकून से कश पे कश लगा रहा था। अरीशा का दिल किया उसका गला दबा दे, मगर जब नजर एतराफ में पड़ी तो पूरे कमरे को गौर से देखने लगी। ये कमरा तो उसके कमरे से भी कई ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। कहो, क्यों बुलाया? उसे अब तक ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि शहराम को उसका अकड़ना और इस लहजे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसकी बात से
उसकी बात से शहराम के चेहरे के तासुरात थोड़े सख्त हुए। उसने आंखें खोली तो वो सामने खड़ी उसे घूर रही थी। शहराम ने एस्ट्रे में सिगरेट दबाई और पाँव जमीन की तरफ रख के बैठ गया। क्यों बुलाया? बताता हूँ। एक एब्रो उचकाए उसने खुद ही सवाल दोहराया और जवाब भी खुद ही दिया, जबकि अरीशा एक अदा से उसके सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी, जैसे उसके सर पर मुसल्लत हो रही हो। शहराम ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया, जिस पर अरीशा सवालिया नजर से उसे देखने लगी। क्या है ये? पैर? पैरों पर क्या है? जूते? तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उतारो इन्हें। शहराम की बात पर अरीशा नासमझी वाले अंदाज में उसे देखने लगी कि आखिर वो क्या कहे जा रहा था। मैंने कहा उतारो। आर यू मैड? तुम्हें लगता है अरीशा खान किसी के जूतों पर हाथ लगाएगी? नेवर। अरे गंदे थोड़ी है, साफ है। वट एवर। पहले शहराम ने उस पर शैतानी मुस्कुराहट उछाली, मगर उसका आखिरी अल्फाज जो शहराम को थोड़ा नागवार गुजरा तो वह एब्रो का जाविया बनाते हुए उसे देखने लगा। तो मिस अरीशा खान, ओ आई मीन मिसेस अरीशा शहराम मलिक, किसी के जूतों पर हाथ नहीं लगाती, यानी कि किसी के जूते नहीं उतार सकती, अपने हबी के भी नहीं। नेवर। अरीशा ने भी उसी के अंदाज में कहा, जिस पर शहराम मुस्कुराने लगा, मगर उसकी मुस्कुराहट से साफ वाज़ेह हो रहा था कि अब उसके दिमाग में कोई ना कोई घटिया सोच तो आई ही होगी। और वही हुआ। वो एक झटके से उठकर उसके करीब आया। मगर शर्त तो उतार सकती हो ना, अपने हबी की? शहराम उसके चेहरे पर अपनी नजरें गाड़ते हुए कहने लगा, जिस पर अरीशा उसे अजीब नजर से देखने लगी। दूर हटो। कभी भी नहीं। मैंने कहा दूर हटो। उसका यूं इतने करीब आना अरीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर शहराम को जबरदस्ती करना भी अच्छे से आती थी। शहराम ने उसे बाजू से पकड़ा और झुककर उसकी गर्दन पर अपनी लब रखने लगा। वो हमेशा की तरह इस बार भी उसे दर्द देने का सबब बन रहा था। फिर क्या होना था? अरीशा ने हाथ में मौजूद हेयरपिन निकाली और शहराम के सीने में चुभाई, जिससे उसे दर्द तो नहीं हुआ, अलबत्ता अपने काम में खलल महसूस करके वो गुस्से से दूर हटा। अरीशा जल्दी से वहां से जाने लगी, मगर शहराम ने एक ही हाथ से उसे कंट्रोल की और उसी दौरान उसके हाथ से पिन नीचे गिर गई। मैंने मना किया था ना, शहराम ने गुस्से से उसे घूरते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, जबकि उसकी गिरफ्त अरीशा पर मजीद गहरी होती जा रही थी। मैंने मना किया था ना। इस बार अरीशा को लगा जैसे उसके कान बिल्कुल सुन हो गए हो। पूरे कमरे में शहराम की आवाज गूंज रही थी। अब भी वक्त है। जो यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, या तो मेरे जूते उतारो और उसे सामने बने कबट में रख दो, या फिर मेरी शर्ट के बटन खोलो। आई स्वेयर आज तुम्हें बख्श दूंगा, वरना तुम जानती नहीं हो शहराम मलिक को। उसने अरीशा के सामने दो ऑप्शंस रखे और दोनों ही अरीशा को नामंजूर थे। उसे दोनों कामों में ही शर्म महसूस हो रही थी। आखिर वो किस तरह किसी के जूतों को हाथ लगाती? 5। अरीशा नासमझी में उसे देखने लगी। 4। आखिर वो क्या कहना चाह रहा था? 3। क्या वो काउंटिंग कर रहा था? 2। मगर क्या वो उसे वार्निंग दे रहा था? 1। टाइम अप। अब वो मजे से उसे घूर रहा था जैसे वो जीत गया हो। ओहो, सो सैड। तुमने तो ये मौका भी गवा दिया। चलो अब सजा के लिए तैयार हो जाओ माय ब्यूटी क्वीन। शहराम ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए खोजने वाली नजरों से उसे देखा, जैसे उसके चेहरे पर उड़ा रंग देखना चाह रहा हो। शहराम चेंजिंग रूम में गया और कबर्ड से एक बॉक्स निकाल कर लाया और अरीशा की तरफ बढ़ाने लगा। ये लो और पहनो इसे अभी। वो उसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा, जैसे वो आगे कुछ भी सुनने के मूड में ना हो। अरीशा ने जब उसे खोल कर देखा तो अंदर खूबसूरत सुर्ख रंग की नाइटी थी। वैसे तो वो मॉडर्न कपड़े पहना करती थी, मगर जो कपड़े शहराम ने उसके कमरे में रखे थे, वैसे कपड़े पहनने में अरीशा को भी शर्म महसूस हो रही थी। मगर मैं ये कैसे? नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, जल्दी इसे पहनकर मेरे सामने आओ, और अगर तुम्हें इस बात पर भी एतराज़ है तो बताओ, ताकि नाइटी चेंज करने में मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूं। उसकी बात पर ईशा और भी ज्यादा डर गई थी। वो ऐसा इंसान था जो कहता था करके दिखाता था। चाहे कुछ भी हो जाए, अरीशा की बेहतरी इसमें ही थी कि वो उसकी बात मान ले, और वो शायद मानने पर भी मजबूर हो चुकी थी। वो कब से अपने ही गुरूर भरे अंदाज में टांग पर टांग रखकर बैठा उसका इंतजार कर रहा था, मगर वो अब तक चेंज करके बाहर नहीं आई थी। शहराम अपने हाथ की मुट्ठी को दबोचते हुए अपने गुस्से पर काबू किए जा रहा था, और दूसरे हाथ में मौजूद सोडे का गिलास जो अपने आखिरी जाम पर नजर आ रहा था। मगर जब चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और बाहर आती अरीशा पर नजर गई, तो जैसे वो बिल्कुल पलक झपकना ही भूल गया। लाल रंग की नाइटी उसके साफ शफाफ रंग पर और भी ज्यादा जच रही थी।
ये नाइटी घुटनों तक आ रही थी। वैसे तो पहले भी कई बार घुटनों तक आती ड्रेसेस अक्सर पहना करती थी, मगर आज इस नाइटी में उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, और शायद इसकी वजह भी शहराम ही था। शहराम अरीशा को नजर भर कर देख रहा था। वो मुकम्मल उसका जायजा ले रहा था, जैसे उसने पहले कभी भी अरीशा को देखा ही ना हो। या शायद निकाह के 3 लफ्जों में इतनी ताकत थी कि उसे अरीशा पर पहले से ज्यादा मोहब्बत आ रही थी। वो पहले की निस्बत कई ज्यादा हसरतें लिए उसे देख रहा था। शहराम ने गिलास को मेज पर रखा और उठकर उसके पास आया, जिससे वो डरी सहमी नजरों से उसे देख रही थी कि वो अब क्या करने वाला था। शहराम ने अपना हाथ उसके सामने बढ़ाया, जैसे वो अरीशा को हाथ थामने का इशारा कर रहा हो। मगर वो भी अरीशा थी, उसे कहाँ कदर थी इस इश्क में पागल इंसान की। अरीशा ने अपनी नज़र का जाविया बदले, जैसे वो उसको नज़रअंदाज कर रही हो। शहराम को उसका ये अंदाज जहर से कम ना लगा। उसने एक पल भी ज़ाया किए बिना आगे बढ़कर अरीशा को कमर से थामा। शहराम की इस अचानक वाली हरकत से नावाकिफ अरीशा एकदम उसके सीने से जा टकराई और मजबूती से उसकी शर्ट को दबोचने लगी, जिससे वो खुद को गिरने से बचा रही हो। तुम्हें प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती, हाँ? और कितना भागोगी मुझसे, हाँ? क्या लगता है तुम्हें, तुम ऐसा रवैया इख्तियार करके मुझसे बच जाओगी? भूल है तुम्हारी शहराम। शहराम उसके कान में सरगोशी करने लगा। वो उसके बेहद करीब था। उसकी गर्म झुलसती सांसें अरीशा के चेहरे को मजीद झुलसा रही थी। अरीशा शहराम की बाहों में पनाहगारों की तरह शहराम की बाहों में पनाहगारों की तरह मालूम हो रही थी। छोड़ दो ना अपनी ये बेकार सी जिद, कबूल कर लो मुझे एज अ हस्बैंड। आई स्वेयर बहुत प्यार दूंगा अपनी प्यारी सी जान को मैं। शहराम की बात पर ईशा उसकी तरफ देखने लगी, जबकि शहराम का लहजा मोहब्बत से चूर था। उसकी इन ब्राउन आंखों में अरीशा के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। हाँ, ये सच था, वो इंतहा का कड़वा और जालिम इंसान था, मगर आज उसके लहजे में वो कड़वाहट, वो सख्ती, वो वहशत बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रही थी। मगर उसकी इन पुरअसर आंखों में मोहब्बत, दीवानगी और शिद्दत पसंदी के अलावा कुछ और भी था, जिसे देखकर कुछ पल के लिए ही सही अरीशा गुम सी हो जाती थी। पर ये पुरअसर आंखें, जिनमें कई राज दफन थे, ये आज अरीशा को एक बार फिर से मजबूर कर रही थी अपनी सबसे बड़ी हार को याद करने पर। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं तुम्हें कबूल भी नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी, हर हाल में करनी होगी। और रही कबूल करने की बात, तो मेरी जान, मैं तुम्हारे हालात ही कुछ ऐसे कर दूंगा कि तुम खुद मुझे चाहने पर मजबूर हो जाओगी। शहराम का तशनगी से चूर लहजा अरीशा को बेसुकून कर रहा था। आखिर वो कैसे चाह सकती थी उसे, आखिर ये कैसे मुमकिन था? शहराम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले जाने लगा। अरीशा खुफगी से उसकी अगली हरकत का इंतजार कर रही थी। शहराम ने बहुत आराम से उसे बेड पर लिटाया और उसके करीब आने लगा, जिस पर अरीशा ने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो अरीशा। अब वो शहराम को गुस्सा दिला रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी, जबकि शहराम अब उसका शौहर था, उस पर हर तरह का हक रखता था। फिर वो उसे खुद के करीब आने से क्यों रोक रही थी? आई सेड ओपन योर आईज। शहराम की आवाज़ पर अलीशा ने झट से आंखें खोली। शहराम की आवाज़ इस खामोश कमरे में शोर की वजह बन रही थी। अलीशा के यूं डरने पर शहराम खुद को पुरसुकून करने लगा। वो नहीं चाहता था कि इस खूबसूरत लम्हे में वो अलीशा पर अपनी वहशत तारी करे। मेरी जान, अगर तुम मेरे साथ खुश रहोगी तभी तुम सुकून में रहोगी। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? क्या मुझ में अब भी कोई कमी है? तुम क्यों मुझे इतनी तकलीफें देती हो? क्या अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? वो आज पहली बार अरीशा से गिला कर रहा था। शहराम के लहजे से अब अफसरदगी जाहिर हो रही थी। अरीशा नासमझी में उसे देख रही थी। आखिर उसने ऐसा क्या जुल्म किया था, ऐसी क्या तकलीफ दी थी, जो वो जालिम शख्स इससे बदला लेने के लिए इस हद तक पहुंच चुका था कि अब उसकी सारी जिंदगी उस जालिम इंसान के हाथों में थी। शहराम प्लीज दूर हटो। शहरा अरीशा शहराम की झुलसती हुई सांसों को मजीद बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखती थी, इसलिए मजाहमत करने लगी, जिससे वो एक बार फिर शहराम को गुस्सा दिलाने का सबब बन रही थी। नहीं हटूंगा, कभी भी नहीं। शहराम उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, जिस पर अरीशा उसे धक्का देकर जाने लगी, तो शहराम ने एक ही झटके से उसे खुद पर गिरा लिया। तुम समझती क्या हो खुद को, हाँ? तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, हाँ, मगर तुम्हारा बाप मेरा नौकर जरूर है। उसकी एक एक सांस सिर्फ मेरी मर्जी से चलती है। तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए मेरा। शहराम की गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत हो गई थी, मुकम्मल उस पर झुकी हुई थी। शहराम ने उससे बेड क्राउन से लगाया और खुद उस पर झुक गया। अभी आगे वो कुछ कहती, शहराम ने अपने लब उसके नाजुक से लबों पर रख दिए।
काफी देर तक वो यूं ही अपनी प्यास बुझाता रहा और यूं ही वो उस नाजुक सी लड़की की सांसों को रोकने की वजह बनता रहा। जब अरीशा ने हाथ ढीले छोड़ दिए तो शहराम ने बहुत आराम से उसके लबों को आजाद किया। जरा देखो अपने इस नाजुक खूबसूरत चेहरे को। क्या इस नाजुक से चेहरे पर डर के तासुरात अच्छे लगते हैं? क्या इन बड़ी बड़ी आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं? क्या इस नाजुक पंखड़ी जैसे होठों पर गीले अच्छे लगते हैं? क्या इस फूल से जिस्म पर जुल्म होते हुए अच्छे लगते हैं? शहराम उसके इतना करीब था कि शहराम के लब अपने अल्फाज अदा करते हुए उसके चेहरे से टकरा रहे थे। अरीशा को अब उसकी कुर्बतों से घुटन महसूस हो रही थी। शहराम प्लीज दूर हटो। मैंने कहा ना, मुझसे दूर हटो। मैं नहीं करती तुमसे मोहब्बत। नहीं है मेरे दिल में तुम्हारा एहसास और मैंने कभी भी तुमसे कोई दावा नहीं किया है। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं थी। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी है? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये रिश्ता जो तुमने ज़बरदस्ती मुझसे कायम किया है, ये एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी तुम्हारी इस कैद से। अरीशा ने आखिर क्या सोचकर इतनी बड़ी बात कही थी? शहराम ने गुस्से से उसका मुंह दबोचा। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम आज़ाद हो जाओगी? क्या सोचकर तुमने अपने मुंह से घटिया और बेमकसद अल्फाज निकाले हैं? मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हें ता कयामत तक कैद रखूंगा और अगर मैंने तुम्हें कभी आज़ाद कर भी दिया तो ये मेरा चैलेंज है तुम्हारे लिए कि तुम खुद भाग कर मेरे पास आओगी। तुम खुद मुझसे मोहब्बत मांगोगी। जितना तुमने मुझे तड़पाया है उतना ही तुम भी मेरे लिए तड़पोगी। मेरी तरह एक दिन तुम भी मेरी कुर्बतों के लिए तरसोगी। शहराम उसे ऐसे चैलेंज दे रहा था जैसे वाकई ऐसा कुछ होगा, मगर ये मुमकिन ही न था कि अरीशा कभी उस शख्स के लिए तड़पे जो उसे बात बात पर डराता धमकाता था। शहराम अपने अल्फाज अदा करके उसकी गर्दन पर झुक चुका था। शहराम ने अपने दहकते लब उसकी नाजुक सी गर्दन पर रखे, जिससे अरीशा की आंखों से आंसू जारी हुए। वो खामोशी से उसकी बाहों में कैद हो गई थी। वो मज़ाहमत करती भी तो कैसे? उसकी मज़ाहमत पर शहराम ने कौन सा अपनी हरकतों से बाज आ जाना था? शहराम ने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए थे। वो अपनी इस नाजुक सी ब्यूटी क्वीन को किसी बच्चों की तरह अपनी बाहों में समेट कर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था। जबरदस्ती ही सही, मगर अब वो अरीशा को मुकम्मल तौर पर अपना बना रहा था। उसका खूबसूरत जिस्म जिसे देख कर इस वहशी इंसान की तलब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो अब मुकम्मल बहक चुका था। वो कतरा कतरा उसे अपनी बाहों में पिघला रहा था, जबकि वो लड़की अब हिम्मत हार चुकी थी। उसे पता था कि सामने जो शख्स है वो कभी भी रुकने वाला नहीं। वो कभी अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो अब अपनी मोहब्बत को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा, मगर वो इस बात से भी अनजान था कि वो जिस्म से तो उसे अपना बना चुका था, मगर उसके दिल में तो वो था ही नहीं। दूसरी तरफ रोहिल की जब आंख खुली तो खुद को उस कमरे में अकेला पाकर वो परेशान हुआ। वो माही को आवाजें देने लगा था, मगर माही का कोई पता ही नहीं था। रोहिल जब कमरे से बाहर आया तो उसकी नजर किचन पर गई, जहाँ माही खड़ी हुई कुछ काम कर रही थी। माही को देखकर रोहिल की जान में जान आई। मेरी जान, यहाँ क्या कर रही हो आप? रोहिल ने उसे पीछे से पकड़कर अपने करीब किया, जिससे माही एकदम चौंकी। उफ रोहिल, मुझे छोड़े प्लीज, मैं कॉफी बना रही हूँ। अच्छा, यानी आज मुझे अपनी बेगम के हाथ की कॉफ़ी पीने मिलेगी, वो भी सुबह सुबह। वाह! रोहेल ने माही का रुख अपनी तरफ किया और उसके मजीद करीब आने लगा। माही को रोहेल के इरादे बिल्कुल राज जैसे लग रहे थे। वो जल्दी से दूर हुई। जी हाँ, मगर आप जाके फ्रेश होए, तब तक मैं कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। एंड फिर आपको मुझे घर भी छोड़ना है। घर छोड़ने का सुनकर रोहेल उसे नासमझी से देखने लगा। घर? जी हाँ घर, भूल गए क्या आप? माही, मगर अभी घर प्लीज, अभी ना जाओ ना। रोहिल, क्या हो गया आपको? अगर बाबा को पता चला मैं घर में नहीं हूँ तो पता है वो कितना परेशान हो जाएंगे। बहुत जल्द मैं आपके बाबा से बात करूंगा, आपको वहां से लेकर आ जाऊंगा हमेशा के लिए। रोहिल के लिए अब अपनी स्लीपिंग ब्यूटी से दूर रहना बेहद मुश्किल हो चुका था। अब उसने इरादा कर लिया था कि वो माही को अपने पास लेकर आ जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। अच्छा ना, प्लीज अब जल्दी से फ्रेश हो जाए। देखिए कॉफी भी बिल्कुल रेडी होने लगी है। माही ने रोहेल को यूं सोचों में गुम देखा तो उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगी, जिससे रोहेल मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया, जबकि माही रोहेल के साथ फ्यूचर के ख्वाबों में गुम हो गई थी। दूसरी तरफ जब उसकी आंख खुली तो अपने ऊपर किसी का वजूद महसूस करके वो घबरा कर उठने लगी, मगर वो शख्स जो उसके ऊपर अपना मुकम्मल वजन तान कर सुकून की नींद सोने में मसरूफ था, अब जरा ही मज़ाहमत पर आंख खोलकर उसे देखने लगा।
मॉर्निंग माय ब्यूटी क्वीन। उसने शहराम की बात को इग्नोर किया। वो अपने आप को मुकम्मल नाइटी से ढांपने लगी, मगर शहराम ने ऐसा ना करने दिया। वो सुरूर भरे लहजे में उसके कान में सरगोशी करने लगा। आई एम सॉरी मेरी जान, वो क्या है ना, नींद कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। शहराम ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जब उसकी उंगली अरीशा की गर्दन पर थी। अरीशा को इस शख्स से शदीद नफरत हो रही थी। आखिर वो किस तरह उसकी मर्जी जाने बिना अपना हुक्म उस पर चला रहा था, उसे जबरदस्ती अपना बना रहा था। अरीशा ने उसका हाथ झटका और उसे खुद से दूर किया, जिससे इस जालिम शख्स की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो एक बार फिर उसकी नाजुक सी गर्दन को निशाना बना गया। अरीशा मुसलसल मज़ाहमत करती रही, मगर वो दूर ना हुआ। जैसे ही अरीशा ने हाथ ढीले छोड़े, वो उसकी इस हार पर शहराम जीती हुई नजरों से उसे देखने लगा, और वो बेचारी बेबस अपनी हालत पर अंदर ही अंदर तड़पती रही। वैसे एक बात है, मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है मेरी बीवी। शहराम की शैतानी मुस्कुराहट पर अरीशा ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। अब शहराम मलिक की मोहब्बत हो तो हसीन तो होगी ही ना। अरीशा ने उसे दूर धक्का दिया और वहां से उठकर जाने लगी, मगर तभी शहराम ने उसका हाथ पकड़ा और बेड ग्राउंड से लग कर बैठा। अभी वो कुछ कहने लगा था, मगर उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी, जिस पर उसने बेहद गुस्से से कॉर्नर पर पड़े मोबाइल को देखा। शहराम ने कॉल रिसीव की और दूसरे हाथ से अरीशा को खींचकर अपनी गोद में बिठाया, जबकि वो बोला कुछ नहीं, मगर सब कुछ सुनकर कॉल कट कर दिया। जबकि अब उसके तासुरात बहुत ज़्यादा सख्त मालूम हो रहे थे। उसने झुककर अरीशा के लबों को अपने लबों से कैद किया और उसे आज़ाद करता हुआ सख्त लहजे में कहने लगा, अब तुम जा सकती हो। उसके कहने की देर थी, अरीशा झट से उठकर उस कमरे से भागी और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर गई, जबकि शहराम शावर लेने चला गया। अब उसके दिमाग में डॉन और एसके को एक और बार धचका पहुंचाने के इरादे चल रहे थे। अरीशा अपनी हालत पर मुसलसल रोए जा रही थी। उसने कभी भी अपने दिलो दिमाग में एक शख्स के अलावा और किसी को भी जगह नहीं दी थी, मगर आज वो इतनी बेबस हो गई थी कि उसे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। इससे वो कस्में, वो वादे याद आने लगे थे। आखिर वो किस कदर टूटा हुआ महसूस कर रही थी। शहराम ने आज उसे मजीद तोड़ दिया था। शहराम अपने कमरे से निकलता हुआ मुलाजिम को अरीशा की पसंद का नाश्ता बनाने का कहता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर अपार्टमेंट की तरफ चला गया, जबकि मुलाजिम अब तक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अरीशा का इंतजार कर रहा था, मगर वो तो खुद को अंदर बंद कर चुकी थी और दोबारा दरवाजा न खोलने का अहद कर चुकी थी। इंस्पेक्टर रिजवान हमेशा अपनी जान से प्यारी बेटी से मिलकर ही अपनी ड्यूटी पर जाया करते थे, मगर आज उसका दरवाज़ा बंद देखकर उन्होंने माही को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और अपनी ड्यूटी पर चले गए। जबकि उनके जाते ही रोहेल माही को घर ड्रॉप करते हुए वहां से बीस्ट के अपार्टमेंट चला गया, ताकि आगे का प्लान पता चल सके। तो ये है आज का प्लान, और इस प्लान में किसी भी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी ने भी कैसी भी गलती की तो वो सज़ा का हकदार होगा। एक टेबल जिसके आसपास तमाम लोग खड़े बीच का प्लान बड़े गौर से सुन रहे थे, वहीं पर सज़ा का सुनकर नौफिल की टांगें कांपने लगी। ओके, तो बीच के प्लान के मुताबिक मैं महर हुरी और हुरैन और नौफिल के साथ काम करेंगे। बासिम की बात पर सब ने इस बात में सर हिलाया, जबकि नौफिल अब तक सजा वाली बात को सोच रहा था। बीस्ट, मैं कुछ कहूँ? बीस्ट के खामोश होते ही नौफिल बोल पड़ा। बीस्ट ने बस एक नज़र से देखा, जिस पर नौफिल थूक निकलता हुआ खुफगी से बीस्ट की तरफ देखने लगा। बीस्ट, मैं कह रहा था कि शादी के बाद कुछ तो जालिमपन कम कर दो अपना। ये जुल्म बर्दाश्त करना हमारे लिए ही बहुत मुश्किल है, और वो बेचारी अरीशा भाभी तो पता नहीं किस हाल में होंगी। पहले तो बीस यूं ही चुप करके उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब अरीशा का नाम नौफिल की जबान पर आया तो खूंखार नजरों से उसे देखने लगा और गुस्से से उठकर उसके करीब आया, जिससे नौफिल एकदम घबराया। बात सुनो मेरी, अगर आज के बाद मेरी बीवी का नाम किसी ने भी अपनी जबान से लिया तो उसकी जबान काट दूंगा मैं। बीस्ट के लहजे से वहां खड़े सब लोग नजर झुका गए थे। बीस्ट, वो आज तो हो गया, लेकिन आज के बाद आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बहुत बुरा होगा। नौफिल अब पछता रहा था अरीशा का नाम लेकर। भले ही वो इन सब से छोटा था, मगर था तो मर्द ना, और किसी भी गैर मर्द के लबों पर अरीशा का नाम आए ये शहराम को कहाँ बर्दाश्त था। बीस्ट के इशारे पर तमाम लोग उस कमरे से बाहर चले गए, जबकि रोहेल उसके साथ ही था।
क्योंकि रोहेल की जिम्मेदारी हमेशा की तरह बहुत बड़ी और सख्त थी। शहरी क्या सोचा है आगे? अगर अगर डॉन ने अस्टिप के साथ छेड़छाड़ की तो तुम्हें पता है ना, ये हमारे लिए कितना नुकसानदाह हो जाएगा। ये हमारे लिए कितना नुकसानदाह हो जाएगा। हमारा सालों का मकसद, हमारी सालों की मेहनत बेकार जाएगी। डोंट वरी, वो उस चिप को छूने से पहले भी 100 बार सोचेगा। वो चिप जितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतनी ही उसके लिए भी। और डॉन कभी भी अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं होने देगा। बीस्ट इस डॉन की रग रग से वाकिफ था, इसलिए बीस्ट को उसकी सोच कर ये बात कही थी। और एसके, उसका क्या करना है? उसे जो धचका आगे आज लगने वाला है, मुमकिन है इसके बाद वो या तो हमारे सामने घुटने टेक देगा या फिर जाकर डॉन के साथ मिल जाएगा। बीस्ट की बात पर आरजे ने इस बात में सर हिलाया। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? हाँ बीस्ट, मैं समझ चुका हूँ, बस आज शाम का इंतजार है, फिर डॉन की ताकत आधी से भी आधी हो जाएगी। रोहेल अपने हाथ में मौजूद इलेक्ट्रिक लाइटर लिए आंखें छोटी करता हुआ मुस्कुरा रहा था, जबकि बीस्ट अब अपने नेक्स्ट प्लान पर गौर कर रहा था। वो कब से खुद को कमरे में बंद किए बैठी थी। इस जालिम इंसान ने इस घमंडी लड़की को आखिर किस कदर झुका दिया था। वो ऐसी तो ना थी आज जिस बेबसी से वो खुद को कैद किए बैठी थी। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। डैड प्लीज़ मुझे ढूंढ ले, प्लीज़ डैड, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकाल ले, मुझे बचा ले इस इंसान से। वो मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि वो मुलाजिम अब तक बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था और एक दो बार उसने दरवाज़ा भी बजाया था, मगर कोई जवाब ना पाकर वो भी खामोश हो गया था। शहराम की गाड़ी अपने घर के मेन गेट से अंदर आकर रुकी तो सारे मुलाजिम खौफ से एक दूसरे को देखने लगे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। शहराम हमेशा की तरह मगरूराना चाल चलता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सारे मुलाजिम लाइन से खड़े हुए थे। वो मुलाजिम ऐसा तभी करते थे जब उनसे कोई गलती हुई हो या शहराम का हुक्म पूरा ना कर सकते हो। शहराम सवालिया नजर से उन्हें देखने लगा। जिनमें से एक मुलाजिम आगे आया। वो इस कदर कांप रहा था कि उसकी जान ही निकलने को थी। क्या हुआ है? शहराम के सवाल पर सब मुलाजिमों ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। क्या हुआ है? शहराम की आवाज़ ऐसी थी कि वहां खड़े तमाम मुलाजिम डर के मारे थर थर कांपने लगे और अपनी मौत की दुआ करने लगे। वो शहरी साहब, वो बेगम साहिबा। वो बस इतना ही कह पाया था। शहराम समझ चुका था कि आखिर माजरा क्या है। शहराम उन तमाम मुलाजिम पर एक कहर बरसाने वाली नज़र डालकर बड़े बड़े कदम भरते हुए ऊपर कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही शहराम ने हैंडल घुमाया, कमरा अंदर से लॉक था। शहराम समझ चुका था वो फिर से अपनी इन्हीं हरकतों पर आ चुकी है। अरीशा, दरवाज़ा खोलो, शहराम ने सख्त लहजे में कहा, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। अरीशा, दरवाज़ा खोलो। शहराम ने फिर से हैंडल घुमाया, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। उसने मुलाजिम को दूसरी चाबी का कहा, जिसमें मुलाजिम पल भर ज़ाय किए बिना जल्दी से दूसरी चाबी लाया। जब शहराम ने दरवाज़ा खोला तो अंदर अरीशा को फर्श पर बेहोश पाया। शहराम भागकर उसके पास गया और अब तक वो इसी नाइटी में मौजूद थी। शहराम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने रूम की तरफ ले गया। अपने बेड पर लिटाकर उसने अरीशा को होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अब तक बेहोश पड़ी थी। शहराम ने पानी के छींटे उसके मुंह पर गिराए, जिससे वो हल्की हल्की आंखें खोलकर देखने लगी। अरीशा, मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज होश में आओ। शहराम ने उसका गाल थपथपाया, जिससे वो एकदम उसे दूर धक्का देकर उठ बैठी। दूर रहो मुझसे तुम। आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश भी ना करना, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। वो अब बिल्कुल संजीदा लहजे में कह रही थी, जबकि शहराम हैरान था कि सुबह तक तो वो डरी सहमी हुई थी और अब यूं अचानक से क्या हो गया। अरीशा, पागल मत बनो। शहराम उसके मजीद करीब आया। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो। मुझे मेरे डैड के पास जाना है। आखिर असल बात लबों पर आ ही गई थी। शहराम पुरसुकून अंदाज में उसके सामने बैठ गया। ओह रियली? तो तुम्हें तुम्हारे डैड के पास जाना है? तुम्हें क्या लगता है यूं भूखी प्यासी रहकर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? नेवर। शहराम ने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, जिस पर अरीशा उसे इल्तिजाई नजर से देखने लगी, मगर सामने वाले को उस पर कहाँ रहम आने वाला था। मेरी जान, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास कभी जाने दूंगा? ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब मैं मजीद तुम्हें खुद से दूर भेजने के इरादे बिल्कुल भी नहीं रखता, समझी तुम? मगर एक एहसान कर सकता हूँ तुम पर। अगर तुम चाहो तो अपने उस बाप की आवाज़ सुन सकती हो। शहराम की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे अरीशा के हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब वाकई उस पर
उसे खुद से दूर करने का कोई इरादा नहीं रखता था, मगर अपने बाप की आवाज़ सुनकर वो बेचैन से होने लगी। जबकि शहराम ने अपना मोबाइल निकालकर उसके सामने बढ़ाया, जिसे वो लपक कर पकड़ने लगी, मगर तभी शहराम ने मोबाइल समेत उसे खुद के करीब खींचा, जिससे वो उसके सीने से जा टकराई। बट मेरी एक शर्त है, तुम्हें आधे घंटे के अंदर अंदर ये नाइटी चेंज करके नीचे आना होगा। वो क्या है ना, तुम हो ही इतनी हॉट कि तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा मूड बन रहा है तुम्हें अपनी बाहों में कैद करने का। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें देखकर मजीद बहकूं, तो प्लीज़ ये नाइटी जल्द से चेंज कर लो, वरना तैयार हो जाओ मेरी कल वाली शिद्दतों को दोबारा बर्दाश्त करने के लिए। शहरामा फिर से उस लड़की को देखकर बहकने लगा था, मगर सामने बैठी लड़की अब उसके इरादों से डरती हुई खुद को उसकी बाहों से आज़ाद कराती अपने कमरे में भागी। उसकी स्पीड चेक करके शहराम मुस्कुराया था। न जाने वो अपनी इस मखसूस मुस्कुराहट के साथ इतना हसीन क्यों लगता था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।